farmohub.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेकंड लास्ट ये लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 फिजिको केमिकल प्रोसेसेस का। इसके अंदर हम लोग आज चार अगले फिनोमिना या प्रोसेसेस देखेंगे जो कि हैं फ्यूजन, कैल्सिनेशन, एडसॉर्प्शन और डिकेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास वो है फ्यूजन। फ्यूजन को अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, ये हीटिंग प्रोसेस है। सॉलिड को आपने हीट करना है तब तक जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए। फ्यूजन इज जस्ट मेल्टिंग या हीटिंग प्रोसेस ऑफ सॉलिड until it get melt. So talking about the formal definition, it is a process by which solid gets converted into liquid without the addition of any solvent. सॉल्वेंट की एडिशन के बगैर उसको हीट करना है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। या the process of liquefying a substance by the heat without aid of a solvent is called fusion। आपने सॉल्वेंट नहीं डालना, बस आपने उस प्रोसेस उस जो आपके पास सब्सटेंस है उसको विद द हेल्प ऑफ हीट फ्यूज करना है या मेल्ट करना है। अब हमें ये पता है कि जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जबकि जो इम्प्योर सॉलिड्स होते हैं वो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट करते हैं बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। और जो एमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं जैसा कि ग्लास है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है उनकी विस्कोसिटी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। उनके अंदर कोई शार्प ट्रांजिशन नहीं आती सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड के अंदर। So the structure of liquid is always less ordered than that of crystalline solid, and therefore liquid commonly occupies larger volume क्योंकि जब liquid के अंदर जो intermolecular forces हैं वो थोड़ी कमजोर होती हैं या थोड़ी वीक होती हैं, तो जो liquid है वो usually over एक larger volume comparatively occupy करते हैं। So जो thermal fusion है किसी भी mass की of a solid that requires addition of characteristics amount of heat, जिसको हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं कि इतनी हीट उसको मिलेगी या कंपैरेटिवली इतनी हीट उसको मिलेगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो हमारे पास है फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड, जिसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ हीट उसमें से रिमूव करनी है आपने ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। सो फॉर एग्जांपल द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो जो 1 ग्राम हीट चाहिए आइस को फ्यूज करने के लिए दैट इज अबाउट 80 कैलोरीज, एंड दिस अमाउंट ऑफ हीट वुड रेज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम 0 to 80 डिग्री। तो इतने इतने में जो है वो मेल्ट हो जाता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? Fuel is done to purify certain solid and semi-solid substances like EPEX, hard paraffin, soft paraffin, wool fat। इनको हम लोग हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं और फिल्टर करते हैं ताकि इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव किया जा सके। तो इसको कूल करते हैं उसके बाद ताकि डिजॉल्व इम्प्योरिटीज जो हैं वो अलग हो गई हैं उतनी देर में, और हमारे पास जो सॉलिड था उसको हम लोगों ने प्योर कर लिया है। दिस इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट के अंदर भी हम फ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स को फॉर्मुलेशन के अंदर मेल्ट करते हैं। तो पहले सारे सब्सटेंसेस को हम लोग मेल्ट करते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कूल करते हैं, मिक्सिंग करते करते हम लोग उसको कूल करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ओवर हीटिंग हो सकती है। अब आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस सब्सटेंस को कब डालना है। तो सबसे पहले ऐसे सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है वो हम लोग डालते हैं। उसके बाद उसको हम लोग स्टिर करते रहते हैं, और जब वो थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है जल्दी मेल्ट हो जाते हैं उनको ऐड करते हैं और उनको मिक्स करते हैं। ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है फ्यूजन वाला। जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वो है कैल्सिनेशन। जो वर्ड कैल्सिनेशन है बेसिकली वो निकला है इसके लेटिन कैल्सिनेयर से जिसको कहते हैं टू बर्न लाइम। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन को हीट करके उसको डिकम्पोज करके उसको लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना ताकि सीमेंट बनाया जा सके। इस वजह से इसको नाम कैल्सिनेशन दिया गया। ये सबसे कॉमन एप्लीकेशन है कैल्सिनेशन की। लेकिन आईयूपीए या आईयूपीएसी डेफिनेशन इसकी क्या है?
हीटिंग टू अ हाई टेम्परेचर इन एयर और ऑक्सीजन, या फिर कैल्सिनेशन प्रोसेस नॉर्मली टेक्स अप एट टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से कम करके उसको हम लोगों ने हीट करना होता है। करना क्या है, डेफिनेशन इसकी प्रॉपर क्या है? द कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, दे आर स्ट्रांगली हीटेड टू रिमूव देयर वोलेटाइल कंटेंट्स एंड अ फिक्स्ड रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड। सिंपली ये भी रिमूविंग टेक्निक है, प्योरिफिकेशन टेक्निक है, जिसके अंदर हम लोगों ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हीट करना है ताकि उनके अंदर जो वोलेटाइल कंटेंट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। एग्जांपल्स कर देखते हैं इसकी कुछ। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट मटेरियल। तो जैसे अभी ऊपर देखा कि कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सीमेंट बनाने के लिए। इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड मिनरल्स और कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइट और जिप्सम टू रिमूव क्रिस्टलाइन वाटर, एंड सिमिलरली रिमूवल ऑफ अमोनिया आयंस जब हम लोग जियोलाइट्स बना रहे होते हैं। दो किस्म की कैल्सिनेशन होती है, एक्चुअल कैल्सिनेशन एंड पोटेंशियल कैल्सिनेशन। एक्चुअल कैल्सिनेशन के अंदर हम लोग जो फायर है वो एक्चुअल फायर होती है, जो कि वुड से, कोल से या फ्यूल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं एक खास टेम्परेचर तक। जबकि जो पोटेंशियल कैल्सिनेशन है उसके अंदर हम लोग पोटेंशियल फायर इस्तेमाल करते हैं, लाइक कोरेसिव मटेरियल से, केमिकल से हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं। लाइक गोल्ड को हम लोग कैल्सिन करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस से, मरकरी एंड साल अमोनियक से। इसी तरह सिल्वर को हम लोग कैल्सिन करते हैं विद कॉमन सॉल्ट एंड अल्कली सॉल्ट से। इसी तरह कॉपर विद सॉल्ट एंड सल्फर। तो हम लोग इसमें पोटेंशियल फायर इस्तेमाल करते हैं। कैल्सिनेशन के अंदर रिएक्शन कौन सा होता है यूजुअली? तो कैल्सिनेशन रिएक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस एट अ थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, जिसके अंदर डिकम्पोज होना शुरू हो जाए। तो लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन के दौरान डिकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑपरेटर्स इसके चार किस्म के ऑपरेटर्स हैं: शाफ्ट फर्नेस, कैल्सिनिंग निकल्स, मल्टीपल हार्ट फर्नेसेस एंड फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर्स। जो शाफ्ट फर्नेसेस हैं वो क्या होती हैं? वर्टिकल रिफ्रैक्टरी लाइन सिलेंडर्स होते हैं जिनके अंदर एक फिक्स बेड बनाया होता है, या एक डिसेंडिंग कॉलम होता है सॉलिड्स का, जिसके अंदर हॉट गैस को फोर्सली असेंड किया जाता है। जो गैस है उसको फोर्सली जो है वो ऊपर की तरफ भेजा जाता है और उसको हीट अप किया जाता है पूरे प्रोसेस को। दूसरे हैं कैल्सिनेटिंग केल्स। इसके अंदर दो किस्म के हमारे पास रोटरी और वर्टिकल नेल्स हैं। इनकी डिटेल यहाँ पे मैंने नहीं बताई की जरूरत नहीं थी। तो ये प्रोसेस सेम प्रोसेस है जो कि सिर्फ मीडियम में किया जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल हार्ट फर्नेसेस, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल लेवल पे ये काम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हीट रिक्वायर होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। तो इसको मल्टीपल हार्ट फर्नेसेस के जरिए लेके आया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर्स। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर बेसिकली एक टाइप की डिवाइस होती है जिसको हम लोग वैरायटी ऑफ मल्टी फेज केमिकल रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लूइड या फ्लूइड यानी गैस या लिक्विड को हम लोग एक ग्रेनुलर सॉलिड मटेरियल से पास कराते हैं और फ्लूइडाइजेशन होती है। तो ये देखिए, ये गैस को हम लोग है हमारे पास, इसको हम लोग अपवर्ड मूव कराएंगे, ये गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी, सॉलिड यहाँ से डाला है और यहाँ पे आ जाएगा। गैस चूंकि बहुत गर्म होगी तो वो उसको हीट अप कर देगी। प्रोसेस क्या है? कैल्सिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ हीट इनपुट टू प्रोड्यूस अ टन ऑफ लाइम। तो इस जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है जब टेम्परेचर, डिसोसिएशन टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है। तो उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो लाइम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जैसे एक दफा रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हम लोगों को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है डिसोसिएशन टेम्परेचर से ऊपर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बनती जाती है उसको हम लोगों ने रिमूव करते जाना है, ताकि जो आपको मटेरियल चाहिए उसको कैल्सिन होने के लिए वो आपको मिल जाए। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइम आप ऊपर से डालते जा रहे हैं और यहाँ पे आपने फ्यूल के जरिए उसको जो है वो हीट अप किया हुआ है, और एयर यहाँ से जा रही है, एयर इस तरफ मूव कर रही है, लाइमस्टोन इस तरफ मूव कर रहा है। सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, हीटिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे, और जो लाइम है वो आपके पास निकलता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होती रहती है इस एग्जॉस्ट फैन की मदद से।
अब जो कैल्सिनेशन है वो दो टेम्परेचर पे हो सकती है, एक हाई टेम्परेचर ऑब्वियसली और दूसरा लो टेम्परेचर। जो अगर हाई टेम्परेचर पे हम लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कैल्सिनेशन कर रहे हैं तो एग्रोमेलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, श्रिंकेज बहुत ज्यादा हो जाती है कंपाउंड की। तो जो लाइमस्टोन बनेगा इसमें वो बहुत डेंस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं जा सकेगी, जिसकी वजह से जो लाइम है हमारे पास वो नॉन पोरस बनेगा। इंटरनल प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड कर जाएगा और हमारे पास अनवांटेड मटेरियल बनना शुरू हो जाएंगे और जो क्वालिटी है लाइम की वो रिड्यूस हो जाएगी। बट देन इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन बियॉन्ड द लिमिटेड टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा आपने कैल्सिनेशन ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर को लिमिट से ऊपर कर दिया है, तो क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, पोरोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, बल्क डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसको हम लोग डेड बर्न या लो रिएक्टिव लाइन बोलते हैं। इन कंट्रास्ट अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा स्लो किया हुआ है तो इसके अंदर सबसे पहला एडवांटेज इसका सिर्फ यही है कि इसके अंदर जो फ्यूल है उसकी कंजप्शन कम है और एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है मिट्टी के अंदर वो अनबर्न होती है। कार्बोनेटेड लाइम को हम लोग अंडर बर्न लाइम बोलते हैं क्योंकि वो ठीक तरह से जला नहीं होता, उसके अंदर ठीक तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होनी है वो नहीं होती। और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हाई रिएक्टिव लाइम प्रोड्यूस होता है और हाई टेम्परेचर के ऊपर डेड लाइम या लो रिएक्टिव लाइम की प्रोड्यूस होता है। तो जो सॉफ्ट बर्न्ट लाइम है वो प्रोड्यूस होता है जब रिएक्शन फ्रंट पहुंचता है कोर ऑफ द चार्ज लाइमस्टोन और तमाम वो कार्बोनेट को जब लाइम में कन्वर्ट करता है तो वो हमारे पास सॉफ्ट बर्न्ट लाइम कहलाता है। इस लाइम की जो है वो ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई रिएक्टिविटी होती है, इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है, गुड क्वालिटी होती है, लो बल्क डेंसिटी इसकी होती है। और एंड ऑब्वियसली द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लाइम इट डिपेंड्स ऑन द किस किस्म की मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कंडीशंस दे रहे हैं और रॉ मटेरियल किस तरह का है। देन इस प्रोसेस की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस such as calcium oxide, light magnesium oxide, heavy magnesium oxide and red mercuric oxide etc. और उनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स भी बनाए जा सकते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी रिमूव किया जा सकता है इससे। और जो बहुत सारे मैग्नीसाइड्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर बाय डायरेक्ट बर्निंग। मैग्नीशियम कार्बोनेट डायरेक्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड रिमूविंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन। ये टॉपिक बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत डिटेल से देख लिया होगा। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन और मैं इसके अंदर वो ऑलरेडी लिखा हुआ है जितना हम लोगों को चाहिए इस प्रोसेस के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा कि ये एक सरफेस फिनोमिना है जो कि हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देता है सब्सटेंस की एक दूसरे सरफेस के ऊपर। तो एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड है आपका या जो आपका मटेरियल है, जो फ्लूइड है, वो एडसॉर्ब हो जाता है, वो दूसरा जो सरफेस होती है उसके ऊपर आके सरफेस के ऊपर आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। So it is a phenomena in which a layer of ions, molecule or aggregates of molecule they condense upon the surface जिसके साथ वो कांटेक्ट में आते हैं। जैसे टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, या जो वेट वाइप्स आते हैं बच्चों के वो भी एड्सॉर्प्शन फिनोमेना के जरिए उसके ऊपर जो लिक्विड है वो एड्सॉर्ब कराया होता है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि इट इज दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन डोजेज फॉर्म्स, पेनिट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ये कराया जाता है, इमल्शन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है ये, एंड स्टेबिलिटी एंड डिस्पर्शन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन लिक्विड मीडिया टू फॉर्म सस्पेंशन के अंदर ये जरूरी है क्योंकि सस्पेंशन में हमें पता है कि जो सॉलिड होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो सकते लिक्विड के अंदर, तो हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन के जरिए उनको वेट किया होता है सॉल्वेंट से। So adsorption is the accumulation of a substance at interface between two heterogeneous phases. ठीक हो गया? एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क हम लोगों को पता है कि एड्सॉर्प्शन के अंदर जो दोनों फेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं। हमारे पास एक सरफेस दूसरी के सरफेस के ऊपर आ जाती है, जबकि एब्जॉर्प्शन को हम लोग पार्टीशनिंग भी कहते हैं कि वो जो दोनों फेजेस हैं वो एक दूसरे के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं या वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं। दो कंपोनेंट्स होते हैं एड्सॉर्प्शन के, एक एड्सॉर्बेंट
जो एब्जॉर्ब कराएगा और एड्सॉर्बेट जो कि एब्जॉर्ब होगा। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत सारे टॉक्सिन्स के अंदर फार्मास्यूटिकली इस्तेमाल होता है ये प्रोसेस। तो एड्सॉर्बेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास फार्मास्यूटिकल जो यूज होते हैं, वो है हमारे पास केओलिन, पेक्टिन, टाल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, साइमेथिकॉन, एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। और जो एड्सॉर्बेट हैं वो क्या हैं? टॉक्सिन्स हैं, स्ट्रिक्नीन, हाइड्रोक्लोराइड, डाइऑक्सिन और दूसरे ड्रग्स हैं जो कि हम लोग जो एड्सॉर्ब हो जाएंगी किसी दूसरी सरफेस के ऊपर। एग्जाम्पल स्ट्रिक्नीन हाइड्रोक्लोराइड एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर इस्तेमाल, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर जो है वो एड्सॉर्ब होती है। तो इसको पॉइजनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब पॉइजनिंग हो जाए स्ट्रिक्नीन की तो आप एक्टिवेटेड चारकोल दे दें। इसी तरह एक्टिवेटेड चारकोल रेस्पिरेटर्स में इस्तेमाल होता है फॉर सिविलियंस एंड फोर्सेस। इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन और इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। There are various factors that affect adsorption, like solubility of adsorbate, nature of adsorbate, nature of adsorbent, surface area of adsorbent, affinity between both phases, concentration of both phases, pressure, temperature, and pH. इनकी डिटेल ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में हम लोग देख चुके हैं। टाइप्स क्या है adsorbents की? ऑक्सीजन containing compounds like silica gel, carbon based like activated charged carbon, and polymer based like polymers and resins. It can also be classified on the basis of their pore size: microporous, mesoporous, and macroporous. कुछ कमर्शियल जो एब्जॉर्बेंट्स हैं वो यूज कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे सिलिका जेल, ड्राइंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स, डेसिकेंट्स इन पैकिंग एंड डबल ग्लेजिंग, ड्यू पॉइंट कंट्रोल करते हैं नेचुरल गैसेस के। एक्टिवेटेड एलुमिना भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है और इसके साथ ये फ्लोरीन को रिमूव करती है अल्काइलेशन प्रोसेस के अंदर। जो एक्टिवेटेड कार्बन है ये वाटर प्यूरिफिकेशन, हीलियम प्यूरिफिकेशन, नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए एयर से और सॉल्वेंट वेपर्स को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। Polymers are used in water purification, purification of steroids, separation of fatty acids from water and toluene, and recovery of proteins and enzymes. Clay is used, yeah, treatment of edible oils, removal of organic pigments, refining of minerals oils, और जो zeolites हैं, they are used to remove oxygen from air, they are used in drying of gases, and they are used in recovery of fructose from corn syrup. Applications क्या है adsorption की? Preparatory और analytical chromatography में, heterogeneous catalysis में, water purification और solvent recovery के अंदर। Pharmaceutical applications की बात करें तो सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है वो यूज होता है इन पॉइजनिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉक्शियस सब्सटेंसेस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। अगर जो टॉक्सिन या जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो स्टिल स्टमक के अंदर है तो आप एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एसिड या मैग्नीशियम ऑक्साइड देके हम लोग टॉक्सिक लेवल या पॉइजनिंग के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह टॉक्सिक एलिमेंट्स को ब्लड से रिमूव करने के लिए हम लोग आईवी के थ्रू या थ्रू पेरेंटल रूट एब्जॉर्ब जो बेंड है वो डाल सकते हैं। जैसे आपने स्किन पे लगा दिया या फिर इंजेक्ट कर दिया क्लोरफेनिरामीन, कॉल्चिसिन और फेनिटोइन और एस्पिरिन एक्सेट्रा। सिमिलरली ट्रीटमेंट ऑफ स्क्वेयर ड्रग ओवरडोजेस, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेथड इस्तेमाल होते हैं हीमोपरफ्यूजन के अंदर। इसी तरह माइक्रो इनकैप्सुलेशन ऑफ चारकोल बाय एक्रिलिक हाइड्रोजेल, इन विवो इन विट्रो रिलेशनशिप रिगार्डिंग एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एडसॉर्बेंट्स। इनके दरमियान यूजुअली कोई रिलेशनशिप नहीं होता इन विट्रो और इन विवो के अंदर, क्योंकि जो जीआईटी सिस्टम है या जो ह्यूमन सिस्टम है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो इन विट्रो मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने पढ़ा था तभी बताया था कि इन विट्रो 5 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल 8 ग्राम एस्प्रिन को डंप करता है, जबकि इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी या इनसाइड द बायोलॉजिकल मॉडल 30 ग्राम जो है वो सिर्फ 3% एस्पिरिन को भी बाय 50% उसको इनहिबिट करता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। और लास्ट एप्लीकेशन है इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम इन ड्रग फॉर्मुलेशन। समटाइम्स एंटासिड्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो एब्जॉर्बेंट्स हम लोग डालते हैं ड्रग्स के अंदर, एंजाइम्स के अंदर जब उनको ऑरली गिवन किया जाता है। So, for example, promazine is given above
or adsorbents. आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है decantation. Decantation is also a separation technique that is used to separate the mixture by removing a layer of liquid, generally one from which precipitate has settled. मतलब एक ऐसे लिक्विड से जिसके अंदर से प्रेसिपिटेट सेटल हो गया, वो नीचे बैठ गया, उसके ऊपर से वो जो लिक्विड की लेयर है उसको आपने डंप करना है, तो रिमूव करना. इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉलिड. सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर. द सॉलिड जो है इसके अंदर वो सेटल हो जाता है, उसको हम लोग सेटल होने देते हैं कि वो नीचे बैठ जाए, और लिक्विड को ऊपर से पोर कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, पोर ऑफ कर दिया जाता है, ताकि जो और इस तरह के वो जो नीचे वाला सेटल्ड लिक्विड सॉलिड है वो अनडिस्टर्ब है. इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये मिक्सर्स को सेपरेट करता है. इट इज जस्ट अलाउइंग अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और टू इमिसिबल लिक्विड. ऑब्वियसली आपने सेपरेशन करनी है ना लिक्विड की, तो जो इमिसिबल लिक्विड है उनको आप सेपरेटिंग फनल में डालें और ग्रेविटी के जरिए उनको सेटल होने दें, और उसके बाद आप ये वॉल्व खोल के एक लेयर रिमूव कर लें, उसके बाद दूसरी लेयर रिमूव कर लें. इसी तरह ये एक दूसरा के लिक्विड को सॉलिड के अंदर से हम रिमूव करते हैं. जब सॉलिड सेटल हो जाते हैं तो आप लिक्विड को यहाँ से पोर ऑफ करते हैं. हम 45 डिग्री के एंगल पर कैप करते हैं टेस्ट ट्यूब को, और हैवी पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं और लिक्विड को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरा दिया जाता है. पर्पस या इसका एम क्या है? सेपरेशन टेक्निक है. इट्स क्लियर. एंड पर्पस मे बी आइदर टू प्रोड्यूस अ क्लीन डीकेंट और टू रिमूव अनडिजायर्ड लिक्विड फ्रॉम द प्रेसिपिटेट. डिकेंटेर वो वेसल है जो कि डिकेंटेशन प्रोसेस और लिक्विड को होल्ड करती है, और इसके अंदर इट मे कंटेन सेडिमेंट्स एज वेल. प्रिंसिपल इसके अंदर क्या है? सेडिमेंटेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन. जो पोरिंग ऑफ है वो है बेसिकली डिकेंटेशन. लिक्विड सॉलिड मिक्सचर के लिए जो मिक्सचर है उसको हम सेटल होने देते हैं, ये वही बात दोबारा बार बार रिपीट हो रही है, और ये प्रोसेस हम लोग यूज तब भी करते हैं जब आपने सेपरेशन कर. प्रोसीजर क्या है इसका? Mixed in the container and is allowed to stand for some time. The solid particles settle हो जाते हैं, जो upper layer है liquid की वो clean हो जाती है, और उसको आप pour off करते हैं. Examples क्या हैं? Oil and water. Oil जो है पानी के ऊपर float करता है. Decantation से हम लोग oil और water को अलग कर सकते हैं. ये हम लोग separating funnel इस्तेमाल करते हैं इस purpose के लिए. Dirt और water को remove clean किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है. इसी तरह क्रीम और मिल्क. जो क्रीम है वो ऊपर चली जाती बैठ जाती है, और जो मिल्क है वो नीचे होता है, तो इजीली उसको स्किम ऑफ कर लिया जाता है. इस तरह ब्लड और प्लाज्मा के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी. जो पार्टिकल्स हैं ब्लड और प्लाज्मा के वो अलग हो जाते हैं, और प्लाज्मा को हम लोग बाय डिकेंटेशन रिमूव कर लेते हैं. डिसएडवांटेजेस के बहुत ज्यादा हैं. लाइक वो किस तरह के? कुछ है, चौक अगर पानी के अंदर है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि चौक के पार्टिकल्स इतने लाइट होते हैं कि वो सस्पेंडेड रहते हैं. जब वो नीचे बैठेंगे ही नहीं, सिंक नहीं होंगे, तो हम लोग किस तरह उसको अलग कर सकेंगे. उसके अलावा इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? वॉशिंग. प्रेसिपिटेट्स को वॉश कर सकते हैं हम लोग बाय एडिंग वॉशिंग सोल्यूशन. देन उसको सॉलिड को सेटल होने दें और पोर ऑफ कर लें लिक्विड को. और इन ऑर्डर टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड, दिस प्रोसेस इज यूज्ड. Well, this was all about these 4 topics. Thank you so much. For any queries, join us on our social media sites.